नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने मीडिया से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। राहुल गांधी ने बीजेपी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा पर हमला किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हर व्यक्ति और संगठन की एक राय होती है। बीजेपी आरएसएस का अपना विचार है, अपना ओपिनियन है। ठीक है, हमारे लिए यात्रा जनता से जुड़ने के लिए है और बीजेपी और आरएसएस ने जो नुकसान पहुंचाया है उसके खिलाफ है। राहुल ने कहा कि आज देश में लोगों के बीच समरसता और एकता खत्म की जा रही है। देश धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है और हम उसके खिलाफ हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने इस यात्रा से क्या कांग्रेस को फायदा होगा कि सवाल पर कहा कि ये यात्रा देश के लोगों को समझने, सुनने, जानने और नफरत के खिलाफ है। अगर यात्रा से कांग्रेस का फायदा हुआ तो अच्छी बात है। राहुल ने कहा ये यात्रा कांग्रेस को मदद ही करेगी, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं इस यात्रा को लीड नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें बस भाग ले रहा हूं। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने देश के संस्थानों पर कब्जा कर लिया है, अपने लोग बैठा रखे हैं जिसके जरिए ये दबाव डालते हैं। हम किसी एक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, ये दो पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आसान नहीं है। मीडिया विपक्ष के साथ नहीं है क्योंकि आप दबाव में हैं। आपके मालिकों के अपने संबंध हैं और बहुत से लोग हैं जो लड़ना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कहाँ फंसना है। ये आसान है कि बीजेपी के सामने हाथ जोड़ लो, आपका जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन मेरा ये चरित्र नहीं है। मेरा चरित्र है देश के विचारों के लिए लड़ना और बहुत से लोग कांग्रेस और विपक्ष में हैं जो इससे सहमत हैं। राहुल ने कहा कि केवल एक विचारधारा देश पर थोपने की कोशिश की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने 2024 से पहले विपक्षी एकता के सवाल पर कहा कि इसको लेकर बातचीत जारी है। राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे नेताओं और बाकी विपक्षी नेताओं को कांग्रेस कैसे एक साथ लाएगी, इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि एक साथ आने की जिम्मेदारी पूरे विपक्ष की है। हर किसी की अपनी भूमिका है, केवल कांग्रेस की नहीं है और इस पर चर्चा जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संकेत दिए हैं कि वो अभी पार्टी प्रमुख के पद के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं। राहुल से जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, ये तब स्पष्ट होगा जब पार्टी के चुनाव होंगे। राहुल ने कहा कि और अगर मैं इस चुनाव में ना हूं तो बाद में पूछना कि ऐसा मैंने क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है, तब मैं जवाब दूंगा। बता दें, राहुल गांधी के इस बयान से लगभग साफ हो गया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बीजेपी ने हमला किया तो कांग्रेस ने पीएम मोदी के 10 लाख वाले सूट और 1.5 लाख वाले चश्मे को लेकर पलटवार किया। दरअसल बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की यात्रा में पहने हुई टी शर्ट वाली तस्वीर को ट्वीट किया और उस तस्वीर की कीमत 41,257 रुपये बताई। साथ ही लिखा कि भारत देखो। इसके जवाब में कांग्रेस ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर कहा, अरे घबरा गए क्या, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो, बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी, बताओ करनी है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी के अलावा अमित शाह के 80,000 और 70,000 के मफलर वाले फोटो टीवी चैनल पर दिखाए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित किशोरी के साथ एक ऐसी घटना घटी है जिससे सवाल उठ रहे हैं कि दलितों के साथ भेदभाव कभी खत्म भी होगा या नहीं। दरअसल एक 13 वर्षीय दलित किशोरी जब मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने चाहती थी तो उसे कथित तौर पर पूरी रात एक पुलिस स्टेशन में रखा गया और पीटा गया। कथित तौर पर 30 अगस्त को हुई इस घटना के सिलसिले में बुधवार को शहर कोतवाली थाना प्रभारी अनूप यादव, उप निरीक्षक मोहिनी शर्मा और सहायक उप निरीक्षक गुरदत्त शेषा को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने गुरुवार को उस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी बाबू खान को 3 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वो किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा अपनी जेब में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए थे और प्रधानमंत्री से कहा था कि उन्हें किसानों की बात मान लेनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी वक्त बाद कृषि कानून तो वापस ले लिए थे, लेकिन अगर एमएसपी को लागू नहीं किया गया तो एक बार फिर किसानों के साथ बड़ी लड़ाई होगी और वो राज्यपाल का पद छोड़कर उस लड़ाई में कूद पड़ेंगे।
मलिक गुरुवार को बुलंदशहर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान 700 लोग मारे गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, जबकि दिल्ली के नेता अगर कुतिया भी मरती है तो शोक संदेश भेजते हैं। इससे इतर उन्होंने न्यूज़ 24 के साथ बातचीत में कहा कि सरकार का नज़रिया किसान परस्त नहीं है और अगर सरकार और फौज खराब हो गई तो ये सरकार भी नहीं बचेगी। मलिक ने कहा कि जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। 1 साल तक चले किसानों के आंदोलन के बाद मोदी सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। इसके अलावा किसानों की कई और मांगों को भी केंद्र सरकार ने मान लिया था। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि कप्पन को 3 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में ले जाया जाए और ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए। उन्हें यूपी पुलिस ने 2020 में गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक उनकी जमानत याचिकाएं कई आधार पर लगातार खारिज की जाती रही हैं। कप्पन पर हाथरस बलात्कार मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने उन्हें अगले 6 सप्ताह के लिए दिल्ली में रहने के लिए कहा और उसके बाद उन्हें इस शर्त पर केरल वापस जाने की अनुमति दी कि वो हर हफ्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज करने जैसी शर्तें पूरी करेंगे। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने की है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत पर सुनवाई के दौरान शुरुआत में सीजेआई यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने पूछा कि वास्तव में कप्पन के खिलाफ क्या पाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कप्पन के खिलाफ मिली सामग्री को सूचीबद्ध किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि कप्पन सितंबर 2020 में पीएफआई की बैठक में थे। बैठक में कहा गया कि फंडिंग रुक गई थी। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि वे संवेदनशील क्षेत्रों में जाएंगे और दंगे भड़काएंगे। 5 अक्टूबर को उन्होंने दंगा भड़काने के लिए हाथरस जाने का फैसला किया था। दंगा भड़काने के लिए 45,000 रुपये दिए गए थे। उन्होंने एक अखबार से मान्यता प्राप्त होने का दावा किया था, लेकिन हमने पाया है कि उन्हें पीएफआई के आधिकारिक संगठन से मान्यता प्राप्त थी। पीएफआई को एक आतंकवादी समूह के रूप में अधिसूचित किया जाना है। झारखंड ने अधिसूचित किया है कि ये एक आतंकवादी समूह है। वो दंगे भड़काने के लिए वहाँ था। ये 1990 में बॉम्बे में जो हुआ था वो कुछ वैसा ही है। सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद अपने फैसले में सीजेआई ललित ने कहा, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीड़ित को न्याय की ज़रूरत है और एक आवाज़ उठाएं। क्या ये कानून की नज़र में अपराध है? सुप्रीम कोर्ट की पीठ सरकारी वकील के तर्कों से संतुष्ट नहीं दिखी। निर्भया मामले में विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए जस्टिस भट्ट ने पूछा, इसी तरह के विरोध 2012 में इंडिया गेट पर हुए थे, जिसके कारण कानून में बदलाव हुआ था। अब तक आपने कुछ भी भड़काऊ नहीं दिखाया है। सीजेआई ललित ने आगे पूछा कि कप्पन के लोगों या उनके पास क्या पाया गया जब उन्हें हिरासत में लिया गया। इस पर जेठमलानी ने कहा कि एक पहचान पत्र और कुछ साहित्य मिला है। सीजेआई ने पूछा, एक है आईडी कार्ड और कुछ साहित्य, कोई विस्फोटक मिला? आपके अनुसार साहित्य उनको हिरासत में लिए जाने के दौरान मिला था। इस पर जेठमलानी ने नहीं में जवाब दिया और कहा कि कोई विस्फोटक नहीं मिला। वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि साहित्य कार में मिला था। पीठ ने पूछा, क्या आरोपी ने कार में मिले साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया है? इस पर जेठमलानी ने कहा कि राज्य के पास इसे साबित करने के लिए सह आरोपियों के बयान हैं। हालांकि सीजेआई ने कहा कि सह आरोपी के बयानों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब जेठमलानी ने कहा वो एक गवाह बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सीजेआई ललित ने टिप्पणी की कि अगर किसी को सरकारी गवाह बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि मामला सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग के इलाकों में भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटने की प्रक्रिया को 12 सितंबर तक पूरा कर लेंगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर ये बात कही है। गुरुवार को ही दोनों देशों की सेनाओं ने घोषणा की थी कि उन्होंने गोगरा और हॉट स्प्रिंग के इलाकों के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने का काम शुरू कर दिया है। गलवान की झड़प के बाद से ही यहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं। बता दें, साल 2020 मई में पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच ज़बरदस्त हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन लंबे वक्त तक इस बात से इनकार करता रहा कि गलवान में हुई झड़प में उसके किसी सैनिक की मौत हुई है, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया था कि उसके 4 सैनिक इस झड़प में मारे गए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।